माननीय श्री नीरज डांगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उपसभापति महोदय, मुझे इस बिल पर शुरुआत करने का अवसर आपने प्रदान किया। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो ये आपदा प्रबंधन संशोधक विधेयक 2024, इसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन में शामिल विभिन्न हितधारकों के हित, स्पष्टता और समन्वय को बढ़ाना है। प्रस्तावित संशोधन उन प्रयासों की कड़ी है जो यूपीए सरकार के द्वारा शुरू किए गए थे जब 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम को पेश किया गया और लागू किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य आपदा प्रबंधन के लिए एक सुदृढ़ और व्यापक ढांचा स्थापित करने का था जो रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास पर केंद्रित हो। आपदा प्रबंधन संशोधक विधेयक 2024 में कई प्रकार की कमियां हैं और इस विधेयक में संघवाद को कमजोर करने, स्थानीय समुदायों की अपेक्षा करने और जलवायु परिवर्तन अनुकूल और पशु कल्याण सहित व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन की कमी की वजह से इसे आलोचना का भी सामना करना पड़ेगा। मुख्य नकारात्मक बिंदुओं को प्रकाश में डालूं अगर तो हम बात करेंगे, इसमें सत्ता का केंद्रीकरण और स्थानीय स्वायत्तता की कमी नजर आ रही है। संघवाद को कमजोर करना इस विधेयक में नजर आ रहा है। राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों की कीमत पर एक उच्च स्तरीय समिति एचएलसी और राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति एनसीएमसी को सशक्त बनाने पर विधेयक का जोर विवाद का एक प्रमुख बिंदु है और एक शीर्ष से नीचे का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण आपदा प्रतिक्रिया प्रयासों में देरी का कारण बन सकता है, क्योंकि स्थानीय अधिकारी जो अक्सर पहले प्रतिक्रिया के बारे में जिक्र करते हैं और होशियार करते हैं, वे सभी हाशिए पर हैं। स्थानीय स्तर पर अधिकारी और स्थानीय लोग जो सूचना दे सकते हैं वो कोई और, मैं समझता हूं कि नहीं दे सकता। जवाबदेही की कमी इस बिल में है। जिला अधिकारियों के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन उपायों को हटाने से उनकी तैयारी और प्रतिक्रिया प्रभावशीलता का आकलन करना वो भी कठिन हो जाता है। नए प्राधिकरणों का निर्माण, वित्त, इसमें जो बिल स्पष्ट औचित्य के बिना एक नई शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यूडीएमए का प्रस्ताव करता है जो संभावित रूप से अनावश्यक नौकरशाही परतों का निर्माण करेगा। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी खामी इस बिल में है। ऋण राहत को हटाने की जब हम बात करें तो विधेयक मूल आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 13 को समाप्त करने का प्रयास करता है जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए को आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों को महत्वपूर्ण ऋण राहत प्रदान करने का अधिकार देता है। ये बहुत बड़ी कमी इस बिल में नजर आती है। आदरणीय उपसभापति महोदय, जो ये विधेयक है इसे पेश करने का मुख्य कारण वायनाड भूस्खलन जैसी त्रासदियों से बचने के लिए और उनसे निपटने के लिए विशेष रूप से है और जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जिसकी शुरुआत 2004 के उस हिंद महासागर में भूकंप और सुनामी जैसी जो विनाशकारी आपदा आई थी उसके बाद हुआ था, जो इस अधिनियम को प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को सहायता और पुनर्वास प्रदान करने और उनके जीवन के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए लागू किया गया था। उस समय में जो यूपीए 1 सरकार थी, कांग्रेस के समर्थन से कांग्रेस की सरकार थी और उस वक्त मुझे याद है सुनामी का वो जो दौर था और उसमें जब जो जरूरतमंद थे, जो उस डिजास्टर से प्रभावित हुए, उन तमाम लोगों को राहत प्रदान करने के लिए यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कटिबद्ध थे कि ऐसे जरूरतमंद लोगों को मदद तुरंत प्रभाव से मुहैया कराई जाए। मुझे याद पड़ता है वो वक्त, मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा श्रीमती सोनिया गांधी जी को जिन्होंने
पोस्ट सुनामी रिलीफ वर्क्स के लिए 2004 में जो सुनामी आई, 26 दिसंबर का वो दिन कोई भूल नहीं सकता। उस वक्त वहां उस क्षेत्र में, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, चेन्नई आदि के क्षेत्र में, और मुझे भी वहां मौका मिला पोस्ट सुनामी रिलीफ वर्क्स के लिए काम करने का। 18 दिन तक हम लोगों ने भी शायद उस त्रासदी को बहुत नजदीक से देखा। आपदा क्या होती है, डिजास्टर का सही रूप अगर कोई देखने को मिला तो उस वक्त देखने को मिला। मैं समझता हूं कि राजनीति में मेरे लिए वो जो समय था वो बहुत कुछ सीखने का था, बहुत कुछ जानने का था, और डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है वो भी हम लोगों ने उस समय जाना और समझा। मैं समझता हूं कि इस अधिनियम की जो प्रमुख विशेषताएं थी उस समय 2005 की, जिन्हें यूपीए 1 सरकार द्वारा लागू किया गया था, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की स्थापना, जो राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशा निर्देश तैयार करने के लिए जिम्मेदार एक सर्वोच्च निकाय है एनडीएमए, जो उस वक्त यूपीए सरकार 1 ने लागू किया। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए की स्थापना, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए की स्थापना, जिसकी अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त करते हैं, उस वक्त लागू किया गया था। आपातकालीन प्रतिक्रियाओं और आपदा शमन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष एनडीआरएफ और राष्ट्रीय आपदा शमन कोष एनडीएमएफ की स्थापना उस वक्त की गई थी। केंद्र की मौजूदा मोदी सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए अहम इन निकायों के प्रभावी संचालन की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया है। मैं समझता हूं कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, क्योंकि हमेशा सरकार का संचालन हमेशा विफल ही रहा है हर चीज के अंदर। क्योंकि असली आपदाएं जो पैदा हुई इस वक्त, नोटबंदी भी एक आपदा का ही रूप रहा, जिसको सुनो यार, सुनो यार, क्या है विषय पर मैं सत्यता पर प्रकाश डाल रहा हूं। मैं सत्यता पर प्रकाश डाल रहा हूं। वो विफलताएं रही पर ही बोल सकते हैं। मैं आपदा ही बता रहा हूं। वो कोविड का विफल प्रबंधन केंद्र की सरकार का रहा, जहां सरकार को चाहिए था कि कुशल प्रबंधन कोविड-19 का होता, और मैं ऑलरेडी कोविड-19 आपदा प्रबंधन संबंधित विषय नहीं है। रिकॉर्ड पर बहुत खूब, ऑलरेडी बहुत खूब। आप विफल हो गए, ये तो उसे प्राकृतिक विपदा सर, कोविड-19 अगर विफलता नहीं है, कोविड-19 अगर आपदा नहीं है, तो हमें इस डिजास्टर बिल पर बहस करनी ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर कोविड-19 जैसी महामारी देश में नहीं आई होती, तो मैं समझता हूं कि हम लोग इस विधेयक के ऊपर आज चर्चा ही नहीं कर रहे होते। मैं कहना चाहूंगा पुनः, कोविड-19 सबसे पहले अगर आगाह करने का किसी ने काम किया तो राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी 2020 को एक ट्वीट किया था, और उनके शब्द थे, कोरोना वायरस इज एन एक्सट्रीमली सीरियस थ्रेट टू आवर पीपल एंड आवर इकोनॉमी। माई सेंस इन द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग दिस थ्रेट सीरियसली। ये कहा गया था, क्यों नहीं सरकार ने उसको सीरियसली लिया? नेशनल डिजास्टर पीएम सर, अभी वो ये कह रहे कि सर, आई एम नॉट यील्डिंग अननेसेसरीली सर। आई ऑब्जेक्ट। मैं ना तो विषय से भटका हूं, ना मैं विषय से भटका हूं, और ना मैंने कोई अतथ्यात्मक कोई यहां पर कोई तथ्य रखे हों। तथ्यों से परे अगर कोई चीज है तो ऑब्जेक्शन का पूरा अधिकार इनको है। पीएम केयर फंड का निर्माण किया गया, जिसे मैं तो कहूंगा कि पीएम डज नॉट केयर फंड है। ये कोविड-19 महामारी और अन्य आपदाओं के दौरान घोषित पीएम केयर फंड ने
एनडीआरएफ और एनडीएमएफ की स्थापना के उद्देश्य को विफल किया है। यह कोविड के वक्त हुआ। पीएम डस नॉट केयर फंड को आरटीआई और कैग की निगरानी से मुक्त रखा गया। क्यों? मोदी सरकार ने इन फंडों के उपयोग को लेकर जो है पर्देदारी इसको बनाए रखा, पर्दे में रखा, इसका खुलासा कहीं नहीं हुआ। यहां तक कि आपको याद दिलाना चाहूंगा सारे सदस्यों के लिए, चाहे ट्रेजरी बेंच हो चाहे विपक्ष हो, हमारा उस वक्त का जो एमपी लेड फंड है उसको भी रोका गया। आप भूलिए मत उस चीज को। क्यों रोका गया उसका जवाब भी आज देना होगा। पुनः आग्रह करूंगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पर बोलिए। सर मैं तो डिजास्टर पे ही बोल रहा हूं। प्लीज प्लीज। लेकिन इतना पता है कि कम से कम 38 सार्वजनिक क्षेत्रों से, पीएसयू से जो फंड 2105 करोड़ रुपए का योगदान जो दिया गया था, इसके अलावा पीएसयू कर्मचारियों का भी योगदान लगभग 150 करोड़ रुपए वो भी पीएम केयर फंड में प्राप्त हुआ था। पीएम केयर फंड को सरकार ने खास रियायतें दी, जिसमें चैरिटी से जुड़ी आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत 100% की छूट शामिल थी। क्यों नहीं पीएसयू फिर देते 100% छूट लेने के लिए? कोविड-19 महामारी के 4 साल बाद भी यह स्पष्ट नहीं है कि पीएम केयर फंड क्यों बनाया गया था। आज तक स्पष्ट नहीं है ये। इससे कितनी धनराशि प्राप्त हुई, दानदाताओं का विवरण क्या था, फंड का विवरण कैसे हुआ, वितरण कैसे हुआ और इसके प्रशासनिक ढांचे में पारदर्शिता की कमी क्यों रही, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं है। कोविड महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए बनाए गए इस फंड के तहत प्राप्त आवेदनों में से 51% आवेदनों को खारिज कर दिया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कुल 9,331 आवेदनों में से सिर्फ 558 को ही मंजूरी मिली। ये परिस्थितियां पीएम केयर फंड की रही। मैं आगे बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से विधेयक एनडीएमए को राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाएं स्वतंत्र रूप से तैयार करने का अधिकार देता है। सितंबर 2023 से अब तक एनडीएमए ने कोई जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट या अध्ययन प्रकाशित नहीं किया है। यदि यह मूल्यांकन किए होते और उचित उपाय लागू किए होते तो देश के विभिन्न हिस्सों में प्राकृतिक आपदाएं जो हुई उसके कारण हुई मौतों को टाला जा सकता था। ये परिस्थितियां रहीं। मैं इस विधेयक पर बात करते हुए कहना चाहूंगा कि जो आपदाएं और त्रासदियां जिसको इस देश को भुगतना पड़ा पिछले 2014 से लेकर के 2024-25 के बीच में, जिसमें मुख्य रूप से 2014 की कश्मीर में जो बाढ़ आई वो है, 2018 की केरल की बाढ़ है, 2015 में दक्षिण भारत में आई बाढ़ है, हीट वेव का शिकार देश को होना पड़ा 2015 में, और जो हीट वेव से मौतें हुई वह भी सामने हैं कि किस प्रकार से उन भयावह जो है मृत्युओं को देखना पड़ा मार्च से लेकर जून के बीच 2015 में। 2020 का वो चक्रवात, और भारत ने कई भयंकर चक्रवातों का सामना किया, लेकिन उस चक्रवात से जो नुकसान हुआ वो सामने है। 2024 चक्रवात रेमल, इस चक्रवात ने भारत में भी जो है बहुत व्यापक क्षति पहुंचाई। अन्य आपदाएं 2013 का उत्तराखंड बाढ़ का भी जिक्र करूंगा। 2024 में वीरूधुनगर विस्फोट भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। 2025 की जलगांव ट्रेन दुर्घटना भी सामने है। 2025 में भी दिल्ली में स्टेशन पर बहुत बड़ी भीड़ का जमावड़ा हुआ, और 2025 में तेलंगाना सुरंग ढहना भी एक बहुत बड़ी विपदा देश को झेलनी पड़ी। और अभी हाल ही में प्रयाग का महाकुंभ, उसमें हुई मौतों का नजारा देश ने और पूरे विश्व ने देखा। 2025 उस आपदा का सामना भी देश को करना पड़ा। मैं कहना चाहूंगा कि इस अधिनियम के तहत हम बात करें
राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का उद्देश्य विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों के बीच अंतर क्षेत्रीय सहयोग सुनिश्चित करना था, ताकि आपदा स्थितियों का समग्र रूप से सामना किया जा सके। वो कमी भी इस विधेयक में नजर आ रही है। हम अगर विधेयक में राष्ट्रीय और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदेश और राज्य स्तर पर एक व्यापक आपदा डेटाबेस बनाने का प्रस्ताव की बात करते हैं, तो इस डेटाबेस में आपदा मूल्यांकन, निधि आवंटन, व्यय रिपोर्ट, तैयारी योजनाएं और जोखिम के प्रकार व गंभीरता के अनुसार वर्गीकरण, जोखिम रजिस्टर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होगी। लेकिन मोदी सरकार पारदर्शिता की कमी और अपनी सुविधा के नैरेटिव के अनुसार आंकड़ों में हेरफेर करने में हमेशा प्रसिद्ध रही है। डेटाबेस बनाना मात्र एक दिखावा है। सरकार जोखिम मूल्यांकन करने, योजनाएं बनाने या पीएम केयर्स फंड के तहत हुए खर्च का विवरण देने में विफल रही। डेटाबेस दिखाने के लिए भी कुछ नहीं होगा। 2005 के अधिनियम की हम पुनः बात करें तो राज्यों के लिए अनिवार्य है कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञों और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले लोगों की एक सलाहकार समिति का गठन करें, जो आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिश प्रदान करें। इस समिति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि राज्य स्तरीय योजनाएं साक्ष्य और सर्वोत्तम प्रयासों पर आधारित होकर तैयार हों, जिसमें विशेषज्ञों की भी भागीदारी सुनिश्चित हो। इन समितियों को समाप्त करना इस प्रशासन के सर्वज्ञानी रवैये का एक और उदाहरण है। प्रस्तावित विधेयक में पीएम केयर फंड का उल्लेख नहीं है। जैसा मैंने कहा, इस फंड का उपयोग कैसे और किस उद्देश्य से किया जाएगा, इसकी भी बहुत बड़ी कमी है। प्रस्तावित विधेयक आपदा प्रबंधन निकायों के कार्यों को सुव्यवस्थित करने और मौजूदा समितियों की वैधानिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करता है, लेकिन यह प्रत्येक निकाय की भूमिका को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने में विफल रहा है, बल्कि यह आपदा प्रतिक्रिया में अधिक संभावित ओवरलैप और अक्षमताएं पैदा करता है, जिससे यह एक निकाय दूसरे निकाय पर दोषारोपण करने का कार्य करता रहेगा, बजाय इसके कि वे समन्वय के साथ मिलकर के समन्वय पूर्वक कार्य करें। संवैधानिक ढांचे पर भी एक हमला है। प्रस्तावित विधेयक केंद्र सरकार को राज्यों को दरकिनार करने के व्यापक अधिकार प्रदान करता है। यह मोदी सरकार के संघीय सिद्धांतों को कमजोर करने और राज्य सरकारों की स्वायत्तता को समाप्त करने का एक और प्रयास है। ऐसे प्रावधानों से एक जैसे समाधान थोपने का खतरा जरूर पैदा होता है। विधेयक में आपदा प्रबंधन के संबंध में राज्यों के फैसले को दरकिनार करने के प्रावधान तो शामिल हैं, लेकिन वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रावधान नहीं करना भी इस विधेयक को लाने की एक चतुराई का जो है उदाहरण है। यहां मोदी सरकार गैर भाजपा शासित राज्यों से आपदा प्रबंधन राहत कोष भी रोककर बैठी है। जो माने तो आपदाएं भी राजनीतिक निष्ठा के तहत राज्यों के अंदर प्रवेश करती हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक को आपदा राहत कोष की राशि जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। प्रस्तावित विधेयक के तहत नए निकायों के गठन में आपदा प्रबंधन क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों को शामिल करने का भी प्रावधान नहीं है, जो करना चाहिए था। वर्तमान में एनडीएमए की संरचना में कोई विषय विशेषज्ञ नहीं है। इसके अलावा नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी एनडीए सरकार के तहत निष्क्रिय है। जलवायु परिवर्तन के अप्रत्याशित और विनाशकारी परिणामों को देखते हुए भारत में हीट वेव और अभूतपूर्व भीषण तूफानों जैसी गंभीर आपदाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में यही कहना चाहूंगा कि जो कमियां इस विधेयक में है उसे पूर्ण किया जाना चाहिए। यहां चाहिए था कि सरकार सभी दलों को बिठा करके बात करती
और उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचती, तो मैं समझता हूं कि एक बेहतर परिणाम इस विधेयक का आता। मैं श्रद्धेय अटल जी ने जो कहा उनके कुछ शब्दों को कहना चाहूंगा सर, वाइंड अप करूंगा सर। आई कंक्लूड विद इन अ मिनट सर, विद इन अ मिनट। जहां विरोध और विरोधियों को गद्दार मानने का भाव हो वहां लोकतंत्र समाप्त होता है और तानाशाही का उदय होता है। ये बुमरांग आपके ऊपर होता है। ये अंत में एक लाइन के साथ समय खत्म हो गया आपका। ये कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा ही काफी है। ऐसी आपदाओं में केंद्र सरकार ने कहीं तिनके का सहारा भी प्रभावितों को दिया होता, तो मैं समझता हूं कि इन आपदाओं का